Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about political crisis in Bangladesh. In fact, आज के सारे ही न्यूज़पेपर्स में लगभग इसी टॉपिक के बारे में ही हर जगह चर्चा हुई है। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन यही टॉपिक होने वाला है, पॉलिटिकल क्राइसिस दैट हैज नाउ स्टार्टेड इन बांग्लादेश। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पूरी डिटेल्ड तरीके से समझते हैं पॉलिटिकल, पहले हिस्ट्री देखते हैं बांग्लादेश की और फिर वहाँ से करंट कॉन्टेक्स्ट को रिलेट करेंगे, फिर करंट क्राइसिस को देखेंगे। तो बांग्लादेश तो बना 1971 में एज ए कंट्री, बट बिफोर गेटिंग क्रिएटेड एज ए सेपरेट कंट्री बांग्लादेश इट वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जो हमारा देश का पार्टीशन हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, उस टाइम में भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए गए। तो पाकिस्तान की दो टेरिटरीज बनाई गई, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान कहा गया इनको, विच वाज सेपरेटेड बाय द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो रीजन थे, इनमें सिमिलैरिटी बस एक ही थी कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। उसके बेसिस पे ये अलग देश बनाया गया पाकिस्तान। लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस बहुत सारे थे बिटवीन द पीपल लिविंग इन द टू रीजन्स। देखिए, धर्म एक होने के बावजूद भी कल्चर में काफ़ी अंतर हो सकता है। कल्चर डिपेंड करता है ऑन फैक्टर्स लाइक कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के त्यौहार मनाना पसंद करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, खाने पीने का आपका क्या तौर तरीका है, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस जिनको हम कहते हैं। तो धर्म एक होने के बावजूद भी कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और वो कल्चरल डिफरेंसेस वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा था। वेस्ट पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी स्पीकिंग लोग थे। भाषा सबसे बड़ा प्रतीक होता है कल्चर का। वहीं ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है बंगाली स्पीकिंग लोग थे। और पहली जो डिफरेंसेस, इंटरनल डिफरेंसेस क्रिएट होनी शुरू हुई पाकिस्तान के ही अंदर बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, वो शुरू हुई 1952 में, जब पाकिस्तान ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट किया। क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर उर्दू भाषा बोलने में कंफर्टेबल थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान जो है वहाँ के लोग बंगाली बोलना प्रेफर करते थे, लिखना प्रेफर करते थे। तो उर्दू को ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट करने के कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में बड़ा आक्रोश आया। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी, इस रीजन की जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे प्रोमिनेंट थी, वो थी अवामी लीग। उसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। धीरे धीरे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम लोग थे जो भी पाकिस्तान का हिस्सा थे, उनको धीरे धीरे लगने लगा कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, and most of the resources are being extracted by the people of West Pakistan, and the people, the groups and industrial bodies of West Pakistan are dominating over the people of East Pakistan, and they are exploiting even the resources of East Pakistan for the benefit of West Pakistan. तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, डिफरेंसेस आने लगे। यहाँ की जो पार्टी सबसे प्रोमिनेंट पार्टी थी वो थी अवामी लीग, लीडर शेख मुजीबुर रहमान। वो अब धीरे धीरे ऑटोनॉमी फॉर ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड करने लगे कि हमें थोड़ी सी तो ज़्यादा रीजनल सेफगार्ड या फिर कुछ ऑटोनॉमी दी जाए, स्पेशल स्टेटस या ऐसा कुछ भी दिया जाए। अलग देश की बात तो नहीं थी स्टार्टिंग में, बस ऑटोनॉमी से बात शुरुआत हुई। धीरे धीरे डिफरेंसेस बढ़ते गए और डिफरेंसेस इस हद तक पहुंच गए कि बाद में एक अलग देश बनाना पड़ा, ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये फ्लैश पॉइंट डिफरेंसेस का बिल्कुल हाइट पहुंचा 1970 के जनरल इलेक्शन के बाद। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए, उनके जनरल इलेक्शंस, जैसे हमारे यहाँ 2024 में भी इलेक्शंस हुए हैं, और इस इलेक्शन में अवामी लीग को मिल गया मेजॉरिटी। तो अवामी लीग इस हिसाब से अब सरकार बना सकती थी, उसके प्रधानमंत्री बनने चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए। अब ये बात तो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को पसंद आएगी नहीं। तो अवामी लीग के मेजॉरिटी में आने के बावजूद भी 1970 के जनरल इलेक्शंस के बाद उनको सरकार बनाने नहीं दिया गया बाय द अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान।
क्योंकि पाकिस्तान के जो भी अथॉरिटीज थे उनमें वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का डोमिनेंस ज्यादा था, तो उन्होंने अवामी लीग को मेजॉरिटी पाने के बावजूद भी सरकार बनाने नहीं दिया। और इसके बाद तो डिफरेंसेस बहुत शुरू हो गए, खूब सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने करना शुरू किया। उस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की गई बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जब उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को भेजा इन ऑर्डर टू सप्रेस दिस प्रोटेस्ट। और पाकिस्तानी आर्मी ने काफी ब्रूटल सा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट ऑन 25 मार्च 1971। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद कई सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान से इलीगल तरीके से इस ऑपरेशन के एट्रोसिटी से बचने के लिए इलीगल तरीके से अपने अपने देश की टेरिटरी को छोड़ करके भारत के बॉर्डर स्टेट्स में घुसने लगे। उसमें असम और वेस्ट बंगाल के अंदर इस तरीके के इलीगल इन्फ्लक्स सबसे ज्यादा हुए और भारत के अंदर एक रिफ्यूजी क्राइसिस की सिचुएशन बनने लगी। एंड अल्टीमेटली दिस मैटर विच वाज सो फार इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान मेड इंडिया आल्सो अ पार्टी टू दिस इशू। और फिर भारत ने इंटरवीन किया, इंडियन आर्मी ने इंटरवीन किया इन दिसंबर 1971। तो मार्च में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू हुआ, दिसंबर तक प्रोटेस्ट और उसको पाकिस्तानी आर्मी द्वारा सप्रेशन ये चलता रहा और नतीजा भारत के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस, ये प्रॉब्लम्स बढ़ते रहे। दिसंबर में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया वेयर दे एंटर इनटू ईस्ट पाकिस्तान। They forced the Pakistani army, about 93,000 soldiers of Pakistani army to surrender, और पाकिस्तान के जनरल नियाजी से साइन कराया गया कि उनकी आर्मी ने सरेंडर किया है और भारत ने एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया ऑन 16 दिसंबर 1971 कि हमारे हिसाब से ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, ये है एक अलग देश बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि भारत के पास अपना जस्टिफिकेशन था। एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, लोगों को, जहां के लोग हैं उनको अपनी सरकार चुनने का हक होना चाहिए। तो यहाँ के लोग जब चाह रहे हैं कि उनकी सरकार अलग हो तो उनका ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है जो इवन यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को आइडेंटिफाई करते हुए इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे हिसाब से देयर इज नथिंग लाइक ईस्ट पाकिस्तान, टेरिटरी सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान इज नाउ बांग्लादेश फॉर अस। भारत ने साथ ही साथ 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बना लिए थे पाकिस्तानी आर्मी के, अब उनको भी छुड़ाना था पाकिस्तान को। तो बाद में अगले साल 1972 में जून महीने में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी साइंड एन एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है शिमला एग्रीमेंट। जिस एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर रिलीज करने का फैसला किया, बट इन रिटर्न पाकिस्तान ऑल्सो ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली आइडेंटिफाइड बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और इसके साथ ही बन गया एक अलग देश बांग्लादेश। तो इसमें बांग्लादेश के बनने में आप कह सकते हैं उनके खुद के लोकल लीडर शेख मुजीबुर रहमान, पार्टी अवामी लीग का काफी ज्यादा रोल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं अवामी लीग की मदद की है भारत ने। और इसी कारण से बांग्लादेश आज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री बनने के बाद पहले प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान और भारत के साथ उनके संबंध काफी अच्छे रहे क्योंकि भारत ने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बनाने में मदद की। लेकिन जैसे कोई भी नया देश बनता है तो उसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस तो रहेंगे ही, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी ही। बांग्लादेश में भी ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रही और इन्हीं सब क्राइसिस में शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो गया इन 1975 और असैसिनेशन के बाद, उनके मर्डर के बाद वहां पे बांग्लादेश की आर्मी ने पावर अपने हाथ में ले लिया। मिलिट्री कू आप कह सकते हैं, तख्ता पलट हिंदी में कहते हैं, जहां आर्मी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा करके पावर अपने हाथ में ले लिया। तो 1972 से लेकर के 1975 तक, जब तक शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री थे और अवामी लीग की सरकार थी, तब तक तो भारत के साथ संबंध काफी अच्छे थे क्योंकि अवामी लीग की मदद की थी भारत ने एक नया देश बांग्लादेश बनाने में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिलेशंस खराब होने शुरू हुए, मिलिट्री कू हुआ, आर्मी जनरल जियाउर रहमान
पावर इन हिज ओन हैंड्स। और बाद में जियाउर रहमान ने आर्मी का पद छोड़ करके एक अलग पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उसके बाद वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर बन करके बांग्लादेश के ऊपर रूल करने लगे। तो पहले मिलिट्री कू किया, आर्मी ने पावर अपने हाथ में लिया, और फिर आर्मी चीफ ने अपनी पार्टी बना ली और नाम का इलेक्शन बस करवाया और बोला कि अब मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हूं। तो कहीं ना कहीं यहां पे अब डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, क्योंकि आर्मी जब भी ऐसा करती है तो आर्मी के जो लीडर्स अपने आप को ट्रांजिशन करते हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर्स, तो वो बस दिखाने के लिए करते हैं। असल में वो आर्मी का दुरुपयोग करते हैं, आर्मी के पावर का दुरुपयोग करते हैं इलेक्शंस में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए। इसलिए आर्मी चीफ जब भी इलेक्शन लड़े पोजीशन अपना छोड़ करके आफ्टर मिलिट्री को, तो समझ जाइए कि जो इलेक्शन हो रहा है वो बस नाम का हो रहा है, क्योंकि आर्मी अपने पावर का दुरुपयोग करके उस लीडर को तो जिताएगी ही। जनरल परवेज मुशर्रफ वाज सच एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसा ही हुआ जनरल जियाउर रहमान, ही क्रिएटेड अ पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ही ग्रैब्ड पावर, ही वाज आल्सो असैसिनेटेड इन 1981। और उसके बाद से ये एक अजीब सा पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहा बांग्लादेश में, जहां पे कभी आर्मी का रूल रहता, कभी अगर सिविलियन गवर्नमेंट आती भी तो उसको आर्मी जो है रिमोट कंट्रोल से चलाती। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 1975 से लेकर के 1990 तक मिलिट्री रूल रहा बांग्लादेश के अंदर, या तो सीधा सीधा मिलिट्री रूल और नहीं तो बैकएंड से आर्मी जो है वो सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाती थी। बट 1991 के ऑनवर्ड्स डेमोक्रेसी आई, वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हुई, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। एक तो अवामी लीग जो पहले से थी, और दूसरी बीएनपी जिसको जनरल जियाउर रहमान ने बनाया। अब अवामी लीग में शेख मुजीबुर रहमान का तो असैसिनेशन हो चुका था, उनकी डॉटर शेख हसीना ने पावर अपने हाथ में लिया, तो सी बिकेम लीडर ऑफ द पार्टी अवामी लीग। और जनरल जियाउर रहमान की विडो खालिदा जिया, सी टू कंट्रोल ऑफ पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब यही जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको तो हमें इंडिया के इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके देखना है। तो इसलिए यहां ध्यान से समझिए कि शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के रिलेशंस भारत के साथ स्टार्टिंग से ही अच्छे रहे हैं। भारत ने इनकी मदद की टू गेट क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री बांग्लादेश। तो नेचुरल सी बात है कि अवामी लीग का जो स्टैंस होगा वो थोड़ा सा प्रो इंडिया होगा, इंडिया इंक्लाइंड होगा, और उसकी प्रोमिनेंट ओपोनेंट पार्टी है बीएनपी। तो नेचुरल सी बात है कि उसका जो स्टैंस होगा वो एंटी इंडिया होगा, और एंटी इंडिया स्टैंस का मतलब है कि प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना स्टैंड होना। और एंटी इंडिया स्टैंड होने का मतलब है कि थोड़ा सा अनसेकुलर स्टैंड भी होना, एंटी सेकुलर स्टैंड भी होना। तो खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, वो अपने इस्लामिक आइडेंटिटी पे ज्यादा इंफेसिस करती है, और बीएनपी जो है वो पाकिस्तान से अलग देश बांग्लादेश बनाने वाले पूरे इंसिडेंट को कोई मतलब एक पॉजिटिव इंसिडेंट की तरह नहीं देखती। उसका कहना है कि कहीं ना कहीं अवामी लीग ने अपने लोगों को धोखा दे करके, इस्लामिस्ट लोगों को धोखा दे करके एक अलग से देश बनाया जो भारत के सबऑर्डिनेट की तरह काम करता है। बस आपको इसी बात को समझ लेना है कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। शेख हसीना एक सेकुलर गवर्नमेंट रन करना चाहती है जो ज्यादा क्लोज हो भारत के साथ, क्योंकि भारत अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है। और खालिदा जिया जो है वो, उनकी जो पार्टी है बीएनपी, वो रेडिकल इस्लामिक टेंडेंसीज को सपोर्ट करती रहती है, और वो कहीं ना कहीं प्रो पाकिस्तान आइडियाज या इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश के अंदर। और 1971 में जो इंडिपेंडेंट देश बना बांग्लादेश, उसको बीएनपी पार्टी कोई पॉजिटिव इंसिडेंट की तरह नहीं देखती है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहीं से ये दोनों पार्टीज के अप्रोच में अंतर आता है। तो खालिदा जिया जब भी प्रधानमंत्री बनती हैं तो आप देखोगे कि प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना पॉलिसीज अडॉप्ट करता है बांग्लादेश। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री रहती हैं तो प्रो इंडिया पॉलिसी अडॉप्ट करता है बांग्लादेश। अब अगर बात की जाए 1991 से लेकर के 2024 तक,
तो इसमें ज्यादातर टाइम शेख हसीना ही प्रधानमंत्री रही हैं। 1996 से लेकर के 2001 तक वो प्रधानमंत्री रही और फिर 2009 से लेकर के 2024 तक सी हैज बीन प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट साल 2024 में इलेक्शंस हुए थे जनवरी महीने में बांग्लादेश के अंदर, एंड सी रिटर्न्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टर्म। तो भारत के लिए अच्छी खबर रही कि अवामी लीग की सरकार काफी लंबे समय से, और शेख हसीना उसमें प्रधानमंत्री बनी रही काफी लंबे समय से, और शेख हसीना जी के रिजीम में काफी सारे अचीवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे आपको बांग्लादेश के अंदर। इकोनॉमी ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिला, एंड बांग्लादेश इज अमंग्स्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। आप देखो यहां पे है जीडीपी पर कैपिटा, बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो 90, 94, 95 ये आप मान सकते हो मोटा मोटा साल 2005-6 जब से मोस्टली शेख हसीना जी प्रधानमंत्री हैं। आप देखो एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है जीडीपी पर कैपिटा ऑफ बांग्लादेश, एंड करेंट टाइम में इट इज हायर। ये जो मैंने ये चार्ट लिया है ये आज के द हिंदू पेपर से लिया है। ये अलग अलग एजेंसीज के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट इन जनरल बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा एक्सपोनेंशियली काफी बड़ा है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप देखो बांग्लादेश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर जो है वो भारत के आगे निकल गया। आज के डेट में बांग्लादेश इज डूइंग बेटर देन इंडिया ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विमेन एम्पावरमेंट में बांग्लादेश ने अच्छा काम किया है अंडर द रिजीम ऑफ शेख हसीना। सर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी उनके पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर के। कई सारे लोगों का क्रिटिसिज्म था कि वो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज दिखा रही हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को कर्टेल कर रही हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को धीरे धीरे वो वीकन कर रही हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ प्रेस उनको कर्टेल कर रही हैं, राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट ऑफ ओपोनेंट्स उसको कर्टेल कर रही हैं। और ऑपोजिशन को अगर बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो डेमोक्रेसी सर्वाइव कैसे करेगी? इलेक्शंस में रिगिंग के केसेस सामने आए, कंट्रोवर्सीज कि कहीं ना कहीं इलेक्शन में भी बेईमानी की गई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कंसर्न्स, जुडिशियल टॉर्चर ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ऐसी बातें भी सामने आई। तो इन सब कारणों से कहीं ना कहीं शेख हसीना रिजीम थोड़ी सी क्रिटिसिज्म में थी कि पॉलिटिकली इट इज टेकिंग एन एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड। और वहां की जो पार्टी है मेजर ओपोनेंट पार्टी बीएनपी, इसको लगने लगा था कि हम ऐसे तो इलेक्शन में दोबारा जीत करके नहीं आ पाएंगे। दे वर गेटिंग रेस्टलेस कि हम लोग तो जिस तरीके से अवामी लीग और शेख हसीना उनके ऊपर कंट्रोल बनाए जा रही हैं, हम दोबारा इलेक्शन तो जीत के आ नहीं पाएंगे। अब देखो इसी द हिंदू आर्टिकल में ये लिखा गया है, ये ग्राफ बना करके दिया गया है, लोगों का ओपिनियन वाज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड फ्री एंड फेयरली। कई सारे लोगों का मानना है कि 2019 के बाद से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। आर इलेक्टोरल लॉज इंप्लीमेंटेड इम्पार्शियली, कई सारे लोगों का मानना है कि नहीं हो रहे 2019 के बाद से। इज देयर द राइट टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश, कई सारे लोगों का मानना है कि नहीं, अब पॉलिटिकल प्रोसेसेस वीकेन हो रहे हैं। डू इंडिविजुअल्स एंजॉय पर्सनल सोशल फ्रीडम, वो बना हुआ है, वो एज इट इज है। इज देयर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, तो लोगों का मानना है कि नहीं, जुडिशियरी भी मिली हुई है। तो लगभग हर एक डायमेंशन में उनके पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर के क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। तानाशाही जिसको कहते हैं कि नाम का बस डेमोक्रेसी है बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज इट इज नॉट। और उस कारण से प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। जो मौजूदा प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो शुरू हुआ फॉर वन पर्टिकुलर रीजन, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, एंड दैट प्रोटेस्ट वाज मेनली एम्ड एट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर गिविंग कोटा इन सिविल सर्विसेज, स्पेशली फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, उनके 3rd जनरेशन को भी सिविल सर्विसेज के अंदर रिजर्वेशन देने की बात पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आपको यहां से भी बात समझ आ जाएगी कि सो कॉल्ड फ्रीडम फाइट को बीएनपी वाले और उनके लोग फ्रीडम मूवमेंट देखते ही नहीं है, वो तो देखते इनस्लेवमेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। तुम पाकिस्तान से निकल करके भारत के सॉर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट बन गए। तो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को, उनके 3rd जनरेशन के बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जाए, ये बात को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन अगर आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिया टुडे के इस एक आर्टिकल से मैंने ये फैक्ट निकाला है कि शेख हसीना जी की सरकार ने खुद ही
सारे तरह के रिजर्वेशन इन जॉब्स खत्म कर दिए थे साल 2018 में। तो ये रिजर्वेशन और कोटा वाली बात है ही नहीं, वो तो वहां की हाई कोर्ट ने वापस से ये रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड चिल्ड्रन रीइंस्टेट किया, और जिसको वापस से वहां के सुप्रीम कोर्ट में इवैल्यूएट किया जा रहा है कि ये रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने तो खुद ही, शेख हसीना जी की सरकार ने तो खुद ही ये रिजर्वेशन सिस्टम खत्म किया, बट फिर भी वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि सरकार जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को आज भी 30% रिजर्वेशन दे रही है। प्रोटेस्ट वहां से शुरू हुआ, बट कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट बढ़ने के पीछे, वाइडर स्केल पे जाने के पीछे कारण था लोगों का फ्रस्ट्रेशन, या आप कह सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी का फ्रस्ट्रेशन कि वी इन जनरल आर नॉट गेटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड एंड थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस वी माइट नेवर बी एबल टू गेट इनटू पावर। और ये जो कोटा वाला प्रोटेस्ट है, जिसमें रिजर्वेशन वाला प्रोटेस्ट, जिसमें सब्सटेंस है भी नहीं, क्योंकि सरकार ने तो खुद ही 2018 में ये कोटा सिस्टम हटाया था, वो तो कोर्ट्स ने इसको रीइंस्टेट किया, वो लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अल्टीमेटली अब आपने इतनी तो खबर सुनी ली होगी कि शेख हसीना जी को रिजाइन करके अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। भारत ने उनको मौजूदा शरण दी है, बट मोस्ट प्रोबेबली शी विल मूव टू लंदन एंड टेक रेफ्यूज देयर। और उनके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में लोग घुस पड़े, कोई उनके घर में घुस गया तो कोई सामान उठा रहा है, कोई उनके पिताजी की मूर्ति, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ रहा है। तो बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता था फादर ऑफ बांग्लादेश, अब लोग उनकी मूर्ति को तोड़ रहे हैं। अब इसके पीछे का आप बैकग्राउंड आप अब अभी समझिए कि क्या मामला है। कहीं ना कहीं वहां पे बीएनपी पावर में आ रही, अब या तो सीधा सीधा पावर में आएगी या तो फिर आर्मी के थ्रू पावर में आएगी। वहां के आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान ने कहा है कि एक इंटरिम सरकार बनेगी। अभी सीधा सीधा आर्मी पावर लेगी कि नहीं लेगी ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट आर्मी जनरल पूरे तरीके से आप देख सकते हैं फ्रंट में आ चुके हैं और वो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि एक इंटरिम सरकार बनेगी, तात्कालीन सरकार बनेगी, बाद में इलेक्शन होगा, तो देखना होगा कि अब आर्मी सीधा सीधा कंट्रोल में आती है कि नहीं। बट वहां पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपोजिशन पार्टी और आर्मी ने मिल करके शेख हसीना और अवामी लीग की सरकार को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए ये प्रोटेस्ट को फ्यूल किया है। और अब वहां पे जो सरकार बनेगी उससे आपको उम्मीद रखनी होगी कि उसका स्टैंड थोड़ा सा अवे फ्रॉम इंडिया होगा, डिसइंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया, मोर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, एंड दैट कुड बी अ हेडेक फॉर इंडिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि इंसर्जेंट ग्रुप्स, अगर असम के लिहाजे से बात की जाए तो इंसर्जेंट ग्रुप्स को वापस से शरण मिलना शुरू हो सकता है बांग्लादेश के अंदर, और वहां से वो वापस से ऑपरेट करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें आने वाले टाइम में देखनी होंगी। तो इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौजूदा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है बांग्लादेश में, इसके पीछे रूट कॉज क्या है और भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। भारत के लिए इलीगल इन्फ्लक्स का इंप्लीकेशंस होगा, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन होगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में बांग्लादेश। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, रीजनल सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी द मेजर कंसर्न। अल्फा, एनएससी एंड खापलांग, ये सब इंसर्जेंट ग्रुप्स को अब एक कह सकते हैं आप ऑक्सीजन मिल सकता है, दे मे बेनिफिट फ्रॉम द केओस। स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस, चाइना और पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और जितना हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप आसानी से समझ सकते हैं। बट आई होप कि नॉट जस्ट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बट इन जनरल एंड अवेयर सिटीजन पर्सपेक्टिव से भी आपको बात समझ आ रही है कि ये प्रोटेस्ट को सिर्फ प्रोटेस्ट की तरीके से मत देखिए, नेचुरल फ्रस्ट्रेशन मत देखिए। नेचुरल फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स का है ही, बट उसको अपने फेवर में कैश इन ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, फायदा उठाने की कोशिश की है आर्मी ने और वहां की ओपोनेंट पार्टी ने, और वो अब रेडिकल इस्लामिक टेंडेंसीज को फ्यूल कर सकती हैं, जो भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कार्बन स्मार्ट ओलंपिक गेम्स बीइंग कंडक्टेड इन पेरिस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव।
तो ये जो आर्टिकल है ये हाईलाइट करता है कि जो मौजूदा समर ओलंपिक्स चल रहे हैं पेरिस के अंदर, इसमें कई सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स लिए गए हैं और ओवरऑल लक्ष्य है, गोल है कि इस पेरिस ओलंपिक्स को कार्बन पॉजिटिव बनाया जाए। कार्बन पॉजिटिव मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेंगे इस पूरे प्रोसेस में, उससे ज़्यादा हम सिक्विस्टरेट या एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ताकि ओवरऑल एटमॉस्फेयर को हम लोग पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएं एज फार एज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर कंसर्न। तो कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है कि जितना इमिट करेंगे उतना ही सिक्वेस्टरेट भी करेंगे। कार्बन पॉजिटिव होने का मतलब है कि हम लोग जितना इमिट करेंगे उससे ज़्यादा अक्वायर कर लेंगे। तो द एम इज to reduce down carbon footprint to half of the emissions that were done in London Olympics in 2012 और रियो ओलंपिक्स इन 2016, जितना वो उनमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ था उससे हाफ या उससे कम करें। इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज की जा रही हैं? तो कार्बन क्रेडिट खरीदे गए हैं, 3.1 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स खरीदे गए हैं। तो देखिए, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मैंने लगभग 1 या 2 वीक पहले डिस्कस किया था, जब मैं ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा था बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो कोई एक देश अगर कोई नए टेक्नोलॉजी लेकर के आता है जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कट डाउन हो सकता है, तो फिर उससे उसको क्या मिलता है? कार्बन क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट को मार्केट में बेचा जा सकता है। ऐसे ही प्राइवेट कंपनियां भी कर सकती हैं। तो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था हाल फिलहाल में, मैं फिर आगे डिस्कस कर दूंगा किसी दिन अलग से। कार्बन क्रेडिट सिंपली मींस कई सारी एक मार्केट है जहां पे कंपनियां, कुछ ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस ही यही है कि वो ग्रीन हाउस इमिशंस को कट डाउन करने के लिए टेक्नोलॉजी लाते हैं और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कट डाउन होता है उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट को वो दूसरे देशों को बेच सकते हैं और इससे जो है फिर ग्रीन हाउस गैस इमिशन को ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कम किया जा सकता है। तो जो देश खरीदते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने कार्बन क्रेडिट अर्न किया है बाय गिविंग मनी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी हैज परचेज्ड कार्बन क्रेडिट। जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं फॉर कंडक्टिंग एथलेटिक गेम्स, उसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, ऐसे सोलर या विंड एनर्जी का खूब सारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वेस्टेज को मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस इवेंट में एम किया जा रहा है कि ओनली 1 किलोग्राम ऑफ CO2 शुड बी रिलीज्ड पर मील एंड जो भी अनकंज्यूम्ड फूड है उसको फूड बैंक्स को दे दिया जाए ताकि वहां से बायोगैस प्रोडक्शन हो। देखिए, जो भी हम खाना प्रोड्यूस खाते हैं हमें लगता है कि ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब उसका क्या ही क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ता है। खाने को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं उसको मैन्योर दिया गया होगा, कहीं ना कहीं उसके लिए आप कह सकते हैं फॉरेस्ट को काटा गया होगा, जो जहाँ पे हमने खेती की है। तो खाने को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली CO2 या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस रिलीज होते हैं। अगर एग्रीकल्चरल फील्ड्स ना होते तो वहां पे क्या होता? फॉरेस्ट होता, और फॉरेस्ट होता तो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करता। तो फॉर एवरी मील वी मस्ट appreciate कि some amount of greenhouse gas has been released to the atmosphere and that is why we must not waste it। एक लिहाजे से तो ऐसे सोचना चाहिए। दूसरा, अगर हम खाने को ऐसे ही डंप कर देते हैं तो क्या होता है? उससे उसका डिकम्पोजिशन करके, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन अगर होगा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तो उससे मीथेन गैस रिलीज हो सकता है जो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसलिए एक तो खाने को वेस्ट ना करें, और अगर खाना बच जाता है तो उसको ऐसे ही डंप ना करें, उसको कहीं ना कहीं बायोडाइजेस्टर प्लांट्स में जा करके आप दे करके आए, जहाँ से उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया जाए, मीथेन गैस में कन्वर्ट किया जाए, ताकि इसका फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सके। अदरवाइज वी विल एंड अप कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स हैं वो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि आप मतलब जैसे एथलीट्स को साइकिल दिया गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें की गई हैं इस ओलंपिक्स के अंदर ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन किया जाए। टारगेट है कि रियो ओलंपिक्स में जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ था पेरिस ओलंपिक्स में उसका हाफ हो या उससे भी कम हो। अब बात एक और सामने आ रही है, एथलीट्स को एक प्रॉब्लम हो रही है कि उनको इस पेरिस ओलंपिक्स में ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड मिल रहा है।
क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन अगर करना है तो वेजिटेरियन फूड उसके लिए बेहतर है। नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जो कैटल्स होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए मेजर सप्लाई होते हैं, वो कैटल जो है अपने लाइफ साइकिल में डाइजेशन प्रोसेस के दौरान उनके स्टमक में एक एक्टिविटी होती है, इसको कहा जाता है इंटेरिक फर्मेंटेशन, जिस प्रोसेस में वो लोग काफ़ी सारा मीथेन गैस थ्रू बेल्चिंग या थ्रू फ्लैटुलेंस रिलीज करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैटल्स और उनके डाइजेशन सिस्टम मेनली एक बड़ा कारण है मीथेन गैस रिलीज के पीछे, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इंटेरिक फर्मेंटेशन। तो नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रोड्यूस करने के लिए कैटल रियरिंग करनी होती है और उसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है। उसके अलावा नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रोड्यूस करने के लिए जो लैंड चाहिए, जो वाटर चाहिए, वो ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू वेजिटेरियन फूड, और इसी कारण से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, वाटर डिप्लीशन ज़्यादा होता है। और अगर हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कट डाउन करना है तो वेजिटेरियन फूड्स आर मोर सूटेड टू इट, ऐसा इस आर्टिकल से हमें या ओवरऑल पेरिस ओलंपिक से हमें देखने को मिला। तो इसी कारण से मोर वेजिटेरियन फूड्स आर बीइंग ऑफर्ड और इस कारण से एथलीट्स आर क्रेविंग फॉर मीट। मुझे लगा कि ये जो आइडिया, इस पे प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स में, वेजिटेरियन फूड नॉन वेजिटेरियन डाइट्स के ऊपर। इसी कारण से मैंने ये आइडिया, ये आर्टिकल भी पिक किया। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अच्छा सवाल बन सकता है, मैंने यहाँ सवाल बना करके दे दिया। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next article is about Lok Kalyan Divas. This topic is important from our syllabus, GS paper 5, Assam issues point of view. Lok Kalyan Divas is associated with the first Chief Minister of Assam, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी। उनका जन्म हुआ था 6 जून को इन नगांव डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने अपनी पढ़ाई की कॉटन कॉलेज से, फिर उसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए की डिग्री भी की। बाद में उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की इन गुवाहाटी। पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1922 में। ही वाज फॉलोअर ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी। सत्याग्रह मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट भी किया। इनफैक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान वो अरेस्ट भी हुए थे। 1933 में ही बिकेम मेंबर ऑफ गुवाहाटी म्युनिसिपल बोर्ड। उनके ही एफर्ट्स के कारण आप कह सकते हैं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी हाई कोर्ट अलग से बनाए गए इन 1948। थोड़े से और पॉलिटिकल लाइफ को अगर हम डिटेल में देखें तो आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फैसला किया गया कि प्रोविंशियल इलेक्शंस कराए जाएंगे, और उस हिसाब से फिर प्रोविंशियल इलेक्शंस प्रोविंसेस में कराए गए, इंक्लूडिंग इन इलेक्शंस इन प्रोविंस ऑफ असम। और उस प्रोविंशियल इलेक्शन में गोपीनाथ बोरदोलोई जी इमर्ज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। सरकार बनाए मोहम्मद सदौल्ला ने फ्रॉम असम यूनाइटेड पार्टी। उस टाइम में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो हेड होते थे उनको कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर। तो 1936 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम बिकेम मोहम्मद सदौल्ला। उस टाइम में प्रोविंसेस के हेड को प्राइम मिनिस्टर ही कहते थे, तो मोहम्मद सदौल्ला बिकेम प्राइम मिनिस्टर और गोपीनाथ बोरदोलोई जी ऑपोजिशन में गए। बट मोहम्मद सदौल्ला रिजाइंड इन 1938 एंड गोपीनाथ बोरदोलोई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ असम इन 1938। फिर 1940s में क्या हुआ कि मोहम्मद सदौल्ला को धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी। वो एक प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे असम के अंदर, उनकी पार्टी असम यूनाइटेड पार्टी, प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे। उनको एक बात समझ आने लगी कि मुस्लिम लीग आज नहीं तो कल एक अलग देश पाकिस्तान की डिमांड करेगा ही और शायद से बनवा भी ले, और पाकिस्तान टेरिटरी वो सारे रीजन्स होंगे जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो इसी आइडिया से गाइडेड होकर के मोहम्मद सदौल्ला बंगाल से, जो उस टाइम में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल तो हुआ नहीं था, तो बंगाल से कई सारे मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर्स को ला करके असम में गुवाहाटी के आसपास ग्वालपारा में सेटल कराने लगे। वो तो कह रहे थे कि मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्कर्स को ला रहा हूं, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे एक इंटेंशन ये भी था कि मुस्लिम पॉपुलेशन अगर बढ़ा दी जाए असम के अंदर तो कभी भविष्य में अगर अलग देश पाकिस्तान बनाने की बात हुई तो असम पाकिस्तान का हिस्सा बन पाएगा शायद से। और ये बात समझ गए कहीं ना कहीं गोपीनाथ बोरदोलोई जी, और उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स असम इट्स पॉलिटिकल फ्यूचर, तो वो ये है कि उन्होंने मोहम्मद सदौल्ला के इस इंटेंशन को समझ लिया एंड ही वर्क इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ असम। उन्होंने इस ट्रेंड को रोका, उन्होंने असम के लोगों को कन्विंस किया
कि हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस खुद डेवलप करने होंगे, बट हमें माइग्रेंट लेबर्स को अगर बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे तो वी माइट एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर ओन इंटरेस्ट। जैसा गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था मोहम्मद सदौल्ला जी के इंटेंशंस के बारे में, मोर और लेस वही हुआ। जब माउंटबेटन प्लान आया भारत की आज़ादी के टाइम में कि भारत का पार्टीशन होगा, दो देश बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान की टेरिटरी के लिए जो पंजाब प्रोविंस था उसका पार्टीशन किया जाना था और जो बंगाल प्रोविंस था उसका पार्टीशन किया जाना था। उसके अलावा रेफरेंडम कराया जाना था इन द सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, बस एक डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन मोहम्मद सदौल्ला चाहते थे कि सारे ही असम के अंदर रेफरेंडम हो, पूरे असम के लोग मिलकर के फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ। लेकिन गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने इतना काम किया था ग्राउंड पे लोगों के साथ मिल करके, इतने पॉपुलर थे वो कि उन्होंने असम के लोगों को कन्विंस किया कि आप रिजेक्ट कर दीजिए इस बात को सीधा सीधा कि हमें रेफरेंडम की कोई जरूरत भी है, हमें रेफरेंडम ही नहीं करना। फॉरगेट अबाउट कि रेफरेंडम, रेफरेंडम मतलब क्या होता है, जहां लोग मिल करके चुनाव करते हैं कि वो क्या होगा पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ ए पर्टिकुलर टेरिटरी, जहां सब लोग मिल करके वोट करते हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने कन्विंस किया असम के लोगों को कि आप ये रेफरेंडम का प्रपोजल ही रिजेक्ट कर दिए। फॉरगेट अबाउट वोटिंग अगेंस्ट द रेफरेंडम कि रेफरेंडम में जाकर के हम रिजेक्ट करें कि नहीं हम भारत के साथ रहना चाहते, आप रिजेक्ट कर दिए कि पूरे असम में रेफरेंडम की कोई जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो डाउट कि वी वांट टू बी विथ इंडिया एंड वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। और ऐसा ही हुआ, रेफरेंडम असम में हुआ ही नहीं, बिकॉज गोपीनाथ बोरदोलोई जी वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द पीपल ऑफ असम कि देयर इज नो नीड ऑफ रेफरेंडम एंड पीपल आउटराइटली रिजेक्टेड एनी नीड ऑफ रेफरेंडम इन असम इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर इट वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया। तो ये थी उनकी पॉपुलैरिटी और लोगों के बीच में उनकी जो एक्सेप्टेंस थी, और इसी कारण से फिर उनको टाइटल दिया गया लोकप्रिय का बाय द गवर्नर ऑफ असम जयराम दास दौलतराम जी द्वारा। ही बिकेम आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस असम स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर बने। अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबे समय तक उसके बाद वो रहे नहीं, ही डाइड ऑन 5 अगस्त इन 1950। और उन्हीं के डेथ एनिवर्सरी पे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद करने के लिए लोक कल्याण दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। पहले कर्मचारी दिवस था, बस उसको चेंज करके हमने कर दिया लोक कल्याण दिवस। और लोक कल्याण दिवस के अवसर पे फिर असम स्टेट के जो एम्प्लॉयज हैं, जो असम स्टेट के डायरेक्ट लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करते हुए, लोक सेवा अवार्ड। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अवार्ड दिया जाता है लोक सेवा दिवस पे अवार्ड, जिसका नाम है कर्मश्री अवार्ड। गोपीनाथ बोरदोलोई जी को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया 1999 में पोस्ट्यूमसली, मरणोपरांत। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अरब स्प्रिंग पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सैटरडे के या फ्राइडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो हमने फैसला किया था कि एक बार अरब स्प्रिंग दोबारा से रिवाइज करा लेंगे। मैंने साल 2020 में पढ़ाया था, एक साल पहले नहीं, लगभग 3-4 साल हो गए थे न्यूज़पेपर एनालिसिस में, तो मैंने सोचा कि एक बार अरब स्प्रिंग आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक जो है इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। सीधा सीधा तो न्यूज़ में नहीं है, बट अरब स्प्रिंग फिनोमिना को आपको जानना चाहिए। देखिए, ये जो आप देश देख रहे हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अफ्रीका, इन देशों के अंदर अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो इस्लामिक ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम है। ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी, देखिए मैंने आपको बताया, क्लास में भी बताया है, न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कई दफ़ा बताया कि रेडिकल जो इस्लामिस्ट सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी एज ए वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। रेडिकल इस्लाम मतलब ऑर्थोडॉक्स इस्लाम का मानना है कि ह्यूमन शुड नॉट लिव अंडर लॉज मेड बाय फेलो ह्यूमंस, ह्यूमन शुड बी लिविंग ओनली अंडर द लॉज मेड बाय द प्रॉफिट हिमसेल्फ। तो कहीं ना कहीं रेडिकल ऑर्थोडॉक्स इस्लामिस्ट जो माइंडसेट है उसमें डेमोक्रेसी उससे इनकंसिस्टेंट हो जाता है, और वही थॉट प्रोसेस को लेकर के इन सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर आप अगर पॉलिटिकल सिस्टम देखोगे ऑथोरिटेरियन टाइप का है। वहां पे कोई एक लीडर है जो काफी लंबे समय से रूल में है, पावर में है, 20-20 साल 30-30 साल से। अगर इलेक्शंस हो भी रहे तो बस नाम के, वो इलेक्शन में रिगिंग हो जा रही है, पावर पूरे अपने हाथ में रख रहे हैं लोग,
और इस तरीके का सिस्टम इन सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्ट एशियन कंट्रीज में था। सऊदी अरबिया तो नाम का भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं करता है, वहां पे तो है ही मोनार्की सिस्टम, ऑल साउथ फैमिली रूल करती है। बट बाकी देशों में अगर डेमोक्रेसी नाम की है भी तो जस्ट इन सुपरफिशियल मैनर, डज नॉट और वाज नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड एज अ वैल्यू। बट इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों का फ्रस्ट्रेशन होना तो नेचुरल है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा नहीं, सिविल पॉलिटिकल राइट्स आइडेंटिफाई होंगे नहीं, तो लोग परेशान थे इस तरह के ऑथोरिटेरियन रेजिम से। दिसंबर 2010 में ट्यूनीसिया, एक छोटा सा देश यहाँ पे, इस वहां पे भी इस तरीके का एक ऑथोरिटेरियन रेजिम था। वहां पे एक स्ट्रीट वेंडर मोहम्मद बौजाजी ने ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में आकर के अपने आप को सेट फायर कर दिया। ही कमिटेड सुसाइड इन पब्लिक प्लेस, फ्रस्ट्रेटेड बाय द इकोनॉमिक चैलेंजेस। और देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो क्रांतियां होती हैं वो शुरू होती हैं किसी एक इवेंट से, लेकिन सिर्फ एक इवेंट से क्रांति फैलती नहीं है। क्रांति फैलने के लिए जरूरी है कि लोग एक मास लेवल पे फ्रस्ट्रेशन हो, मास लेवल पे रिसेंटमेंट हो। जैसे क्रांति जो होती है वो आग की तरह होती है, रिवॉल्यूशन इज लाइक फायर। फायर शुरुआत होता है स्पार्क से, लेकिन उसको फैलने के लिए फ्यूल चाहिए। वैसे ही क्रांति शुरुआत होती है किसी एक इंसिडेंट से, लेकिन उसको फैलने के लिए रिसेंटमेंट चाहिए एट लार्ज स्केल, और रिसेंटमेंट तो था ही, पूरे ट्यूनीसिया में था। उस स्ट्रीट वेंडर ने अपने आप को आग लगाया बिकॉज ऑफ द सप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे देश भर में वहां की जो ऑथोरिटेरियन रिजीम है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोगों ने वहां की सरकार को हटाया और वहां पे प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला दी, डिक्टेटरशिप को खत्म करके। और फिर शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट या स्पिल ओवर इफेक्ट। जैसे अभी बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ है ना, तो इंडिया हैज टू बी विजिलेंट। तो भारत में भी कुछ लोग ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार जब किसी एक देश में ऐसी चीज होती है तो आसपास के देशों में भी वैसे सेंटीमेंट्स थोड़े से फ्यूल अप होने होते हैं। अब भारत तो में डेमोक्रेसी के तो काफी डीप रूट्स हैं, इसलिए ऐसे संभावनाएं बनती नहीं है। बट ट्यूनीसिया के पास के देश जैसे लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, वहां पे भी ऐसा ही सिस्टम था। वहां पे डिक्टेटरशिप है, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, सप्रेसिव सिस्टम है। तो ट्यूनीसिया के बाद ऐसा क्रांति आया लीबिया में। वहां पे लोगों ने वहां के डेमोक्रेटिक, वहां के डिक्टेटरशिप को हटा करके, ऑथोरिटेरियन रिजीम को हटा करके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर के आए। इजिप्ट में भी अगेन द सेम स्टोरी। तो ये जो आप कह सकते हैं डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ या चेन रिएक्शन शुरू हुआ, इसी को नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। लेकिन अरब स्प्रिंग जो आप एक लाइन में कहें तो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। वो अरब स्प्रिंग ने एक अलग ही शेप ले लिया व्हेन इट रीच टू दीज टू कंट्रीज, सीरिया एंड येमेन। क्योंकि हर जगह तो आप कह सकते हैं, मतलब एक, वैसे तो मैं काफी हमेशा आईआर के टर्म्स बोलता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स, लेकिन ऐसे जेनरिक अभी टर्म बोल रहा हूँ कि जब भी दुनिया भर में कोई इवेंट होता है तो वल्चर्स, गिद्ध तो बैठे ही हैं जो अपना फायदा उठाना चाहेंगे। उसमें सबसे बड़ा वल्चर तो अमेरिका है, ठीक है। उसने तुरंत मौका देखा कि अरे ऐसा मूवमेंट शुरू हो रहा है, अगर प्रो डेमोक्रेटिक सरकार आ गई तो सऊदी अरबिया में भी ऐसा रिवॉल्यूशन आ सकता है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरबिया इज वेरी क्लोज टू द यूएस, तो सऊदी अरबिया ने जरूर यूएस से हेल्प मांगी होगी कि भाई ये अरब स्प्रिंग को रोको, नहीं तो फिर हमारी भी सरकार यहाँ खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे हर जगह अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारें आ गई तो फिर तुम्हारी बात यहाँ सुनेगा कौन? यहाँ तो फिर लोग जनता की बात सुनेंगे। और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में कि उसको कंसेशनल रेट पे ऑयल, नेचुरल गैस सब मिले, सस्ते दामों पे मिले, वेस्ट एशिया के अंदर उसका डोमिनेंस बना रहे, वो सब खत्म हो जाएगा। वेस्ट एशिया के अंदर उसका डोमिनेंस तभी बना रह सकता है जब वहां पे डेमोक्रेसी ना हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सरकार को प्रो पीपल पॉलिसी लानी होगी। और उस केस में कोई भी सरकार जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को तो कंसेशनल बेनिफिट दे नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया was alarmed. Al Saud family, which is ruling in Saudi Arabia, was alarmed because of this Arab Spring, and US intervened in the process. जब ये मामला पहुंचा सीरिया में, जब ये मामला पहुंचा यमन में, और वहां पे फिर ईरान फैक्टर ऑल्सो केम इनटू पिक्चर। जब सऊदी अरबिया इज ट्राइंग तो ईरान विल ऑल्सो ट्राई। अब सऊदी अरबिया चाह रहा है कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ पे मूवमेंट हो भी रहे हैं तो ऐसी सरकार लेकर के आओ जो प्रो सऊदी सरकार हो,
ईरान ये बात समझ गया कि अगर ऐसी सरकार आ गई जो प्रो सऊदी है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि वेस्ट एशिया की एक मेजर पॉलिटिक्स क्या है, सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट। तो ईरान इज सियाइट ग्रुप, सऊदी अरबिया इज सुन्नी ग्रुप, एक मेजर सेक्टेरियन डिवाइड है वेस्ट एशिया के अंदर। तो सीरिया के अंदर अगर देखा जाए, जब पहुंचा अरब स्प्रिंग, तो वहां के डिक्टेटर या अथॉरिटेरियन लीडर थे बशर अल असद। बशर अल असद की अगर बात की जाए तो ही हिमसेल्फ was or is, he is still ruling there. बशर अल असद इज सिया, बट वहां की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है सुन्नी, 74% सुन्नी। तो अब सीरिया में जब अरब स्प्रिंग पहुंचा तो सऊदी अरबिया को एक मौका दिखा कि यहां पे बशर अल असद जो सिया है उसको अगर हटा दिया जाए तो ईरान और सीरिया जो एक सिया सिया ग्रुप बनाए हुए हैं वो खत्म हो जाएगा और सऊदी अरबिया का जो डोमिनेंस है वेस्ट एशिया में बढ़ जाएगा। तो सऊदी अरबिया ने यहाँ पे यूएस की मदद से बशर अल असद के अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं सीरिया में उनको सपोर्ट करवाना शुरू किया। सऊदी अरबिया ने बशर अल असद के अगेंस्ट जो यहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज थे, जो अरब स्प्रिंग लाना चाहते थे, जिनको उन्होंने अपने आप को नाम दिया फ्री सीरियन आर्मी, उसको सऊदी अरबिया ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो ईरान केम इन सपोर्ट ऑफ बशर अल असद, क्योंकि ईरान को अच्छे से पता है कि बशर अल असद अगर हटा जो सिया है तो फिर सीरिया भी हो जाएगा पूरी तरीके से प्रो सऊदी और ईरान और ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा इन वेस्ट एशिया। तो था ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट अरब स्प्रिंग, लेकिन उसमें लोगों ने अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट डाले। सबसे पहले रीजनल प्लेयर सऊदी अरबिया और ईरान ने डाले। ईरान इज सिया, सऊदी अरबिया इज सुन्नी। सीरिया के अंदर अगर बात की जाए तो बशर अल असद हिमसेल्फ इज सिया बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज सुन्नी। तो अगर फ्री सीरियन आर्मी जिसमें ज्यादातर लोग सुन्नी हैं वो सक्सेसफुल हो जाती है तो प्रो सऊदी गवर्नमेंट आ जाएगी, ईरान विल गेट आइसोलेटेड एंड दैट इज व्हाई दिस सो कॉल्ड इंटरनल कन्फ्लिक्ट बिकेम अ रीजनल कन्फ्लिक्ट। और इस रीजनल कन्फ्लिक्ट में कूद पड़े दो मेजर पावर। ईरान के पीछे कूद पड़ा रसिया, ईरान और रसिया आ गए सपोर्ट में बशर अल असद के, यूएस और सऊदी अरबिया आ गए सपोर्ट में फ्री सीरियन आर्मी के, क्योंकि यूएस का तो मेन इंटरेस्ट है ही सऊदी अरबिया को मदद करना वेस्ट एशिया में, ताकि ईरान को हम कर्टेल कर पाए। ईरान की क्या हॉस्टिलिटी है यूएस के साथ वो तो हम देख चुके हैं 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन ईरान। तो ये सबसे पहले शुरू हुआ अरब स्प्रिंग, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट in Tunisia that spread because of spillover effect. When it went to Syria, it first became a regional conflict, जहां पे जो लीडर है डिक्टेटर है बशर अल असद और उसके अगेंस्ट फ्री सीरियन आर्मी रिवॉल्यूशन करने की कोशिश कर रही है। फ्री सीरियन आर्मी के सपोर्ट में आ गया सऊदी अरबिया, इसको आर्म्स एम्यूनेशन देने लगा। बशर अल असद के सपोर्ट में आ गया ईरान। सो ये जो इंटरनल सिविल वॉर है वो रीजनल वॉर बन गया और ये रीजनल वॉर के बाद ये प्रॉक्सी वॉर बन गया बिटवीन टू मेजर पावर रसिया एंड यूएस। रसिया कूद पड़ा इन फेवर ऑफ बशर अल असद, यूएस कूद पड़ा इन फेवर ऑफ द फ्री सीरियन आर्मी। और ये जो इंटरनल वॉर है ये 6-8 महीने में खत्म हो जाता, बशर अल असद हट जाते, कोई नई प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती जैसे बाकी इन 3 देशों में हुआ और ये क्राइसिस खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इट टर्न इनटू अ मेजर वॉर। पिछले 10 सालों से लड़ाई लगातार चल ही रही है, बशर अल असद पावर में बने हुए हैं और काफी सालों तक, और अब यहाँ पे एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से हो चुकी है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे भी सीरियन सिविल वॉर को रोकने के लिए कोई फैसला नहीं लिया जा पा रहा है, क्योंकि बशर अल असद के फेवर में अगर कोई रिजोल्यूशन लाया जाता है तो यूएस उसको वीटो कर देता है, अगर बशर अल असद के अगेंस्ट कोई रिजोल्यूशन लाया जाता है तो रसिया वीटो कर देता है। तो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ मिसयूज ऑफ वीटो पावर। ऐसी ही कहानी चल रही है येमेन में, ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन पहुंचा वेस्ट अरब स्प्रिंग इन येमेन। अब येमेन के अंदर वहां के प्रोटेस्टर्स ने वहां की डिक्टेटर को हटा दिया, अरब स्प्रिंग हुआ, वहां के डिक्टेटर को हटा दिया और अब्दुल्ला सालेह को, एंड ए न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर, मंसूर हदी। तो अरब स्प्रिंग स्टार्टेड विद टूनिसिया, इट स्प्रेड इनटू अदर कंट्री, इट रीच टू येमेन। येमेन में हुआ क्या कि येमेन में जो मंसूर हदी की सरकार बनी, अब हर सरकार को स्टार्टिंग में पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं, तो मंसूर हदी की सरकार जो बनी आफ्टर अरब स्प्रिंग, उसके अगेंस्ट भी रिवॉल्यूशन शुरू हुए। रिवॉल्यूशन करने वाले जो मेन लोग हैं वहां पे वो सिया लोग हैं, जिनको वहां पे कहा जाता है हुतीस सियास।
तो यहाँ के लोकल सियाइट्स जो यमन के हैं उनको कहा जाता है हुती सियाज। उन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ मंसूर हदी। और हुती सियास, अब ये है तो सिया, ये मंसूर हदी के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मंसूर हदी हैं सुन्नी। तो फिर ये मामला बन गया रीजनल कन्फ्लिक्ट का। मंसूर हदी के फेवर में आ गया सऊदी अरबिया, तो हुतीज के फेवर में आ गया ईरान। और ये हुती जो हैं वो फिर अब लगातार कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं मंसूर हदी की सरकार से। और जैसे ही ये रीजनल कन्फ्लिक्ट हुआ फिर ये बन गया ग्लोबल कन्फ्लिक्ट। एक तरफ यमन की सरकार, उसके सपोर्ट में सऊदी अरबिया की सरकार, और उसके सपोर्ट में यूएस। एक तरफ हुतीस रिवॉल्यूशनरी सियाइट हुतीस, उनके सपोर्ट में ईरान, और ईरान के सपोर्ट में रसिया। अब ये हुती जो हैं यही हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी हिस्सा, जिससे लेकर के अरब स्प्रिंग की बात चल रही थी। जब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की मैंने बात की थी सैटरडे को कि कैसे ईरान ने एक अपना ग्रुप बना रखा है पूरे वेस्ट एशिया में, जो सियाइट ग्रुप से हैं, जो इजराइल के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं, और उनको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। उस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हिजबुल्ला, हमास एंड हुतीज ऑफ यमन टुगेदर दे आर काउंटरिंग इजराइल। तो वहीं से बात चली थी अरब स्प्रिंग की, तो मैंने आज अरब स्प्रिंग आपको पढ़ा दिया। हुतीज ऑफ यमन are fighting against the government of Yemen, that government which came after Arab Spring या democratic revolution in Yemen। and ये दो जो देश हैं यमन और सीरिया, यहाँ पे अरब स्प्रिंग इसलिए नहीं खत्म हो पा रहा है क्योंकि इट इज नो लॉन्गर जस्ट अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इट इज नो लॉन्गर जस्ट इनर सिविल वॉर, इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ global proxy war between two major power, Russia and US। and Yemen civil war, Syrian civil war turning out to be a major humanitarian crisis। yes, UNSC has failed to resolve it। that is a biggest example कि UNSC और उसके अंदर जो veto power है by P5 country, it is being misused, and that is why it is high time that UNSC must be restructured in democratic format। ठीक है, ये यमन की कहानी मैंने आपको बता दी। अपोजिंग में कौन है? ईरान, रसिया, और वो किसके अपोजिशन में? सरकार के अपोजिशन में। और सरकार के सपोर्ट में कौन है? तो ये यूएस एंड सऊदी अरबिया। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था सब्सटेंसिव इक्वालिटी को लेकर के, पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर और इकोनॉमिस्ट, इसको लेकर के भी पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हर 3 साल में ये होता है, बाकी दोनों सही हैं। ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है चाइना में, इसको लेकर के पहला तो सही है बट दूसरा गलत है। इसमें लोग रियल बर्ड्स के फोटो नहीं डाल रहे, अपने ही इमेजेस डाल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स। गुवाहाटी रिंग रोड को लेकर के अगेन पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इट सिटी के अंदर से कनेक्टिविटी नहीं इंप्रूव होगी, सिटी के अराउंड कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।